गुड मॉर्निंग क्लास। तो शुरू करते हैं आज का अपना नया टॉपिक। और हमारा जो आज का नया टॉपिक है वो है इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? इंटरनल आंतरिक। आंतरिक मतलब भीतरी, अंदर का प्रतिरोध। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? Internal resistance may be defined as the resistance offered by the electrodes and electrolytes inside a cell is called internal resistance. That is the resistance which electrolyte and electrodes of a electrochemical cell offer to the current. We can say may be defined as the resistance offered by electrodes and electrolyte inside the electric cell is called so internal resistance may be defined as the resistance offered by the electrodes and electrolytes inside the electric cell. तो किसी इलेक्ट्रिक सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोड होते हैं और जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, हाँ हमें ये पता है, वी नो दैट all the cells are made up of electrodes and electrolytes, and electrodes are made up of some metal or non-metal which is conducting, but every conductor has some resistance. And electrolyte, when ions move inside the electrolyte, they also face force of attraction and repulsion from similar ions and opposite ions. तो इसकी वजह से क्या होता है? ड्यू टू दिस electrode and electrolyte offer resistance. तो कोई जो सेल होता है, हम इसको हिंदी में समझते हैं, जो एक सेल होता है उसके अंदर जो इलेक्ट्रोड होते हैं, एनोड और कैथोड, और उसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, जैसे हम अगर एग्जांपल लें हमारी घर वाली बैटरी का, जो कि लेड एसिड बैटरी है, इन्वर्टर वाली या गाड़ी वाली, किसी को आप मान लीजिए, उसमें क्या होता है? उसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक लेड का, एक लेड ऑक्साइड का। तो लेड और लेड ऑक्साइड जो इलेक्ट्रोड हैं, जब इनके अंदर से करंट पास करेगा, तो क्योंकि सुपर कंडक्टिविटी तो है नहीं, हम उनको बिलो 0 डिग्री तो रखते नहीं, कुछ न कुछ रेजिस्टेंस तो उन कंडक्टिंग इलेक्ट्रोड्स का भी होगा, क्योंकि वो भी मेटल के ही बने हैं। और दूसरी तरफ जो इलेक्ट्रोलाइट है, जिसके अंदर एक सेल, आप देखिए सेल देखिए, लेट अस सपोज ये सेल, ये इलेक्ट्रोड है। इलेक्ट्रोड क्या होते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव, एनोड और कैथोड। और ये क्या है? इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? ऐसा कंपाउंड जो आयन में टूट जाता है। अब देखिए इलेक्ट्रोलाइट के अंदर इलेक्ट्रोलाइट के अंदर हम इलेक्ट्रोड लगा रखे हैं, तो नेगेटिव आयन तो इस तरफ मूव करेंगे और पॉजिटिव आयन इस तरफ मूव करेंगे। लेकिन जब वो but when they move inside the electrolyte, they will come into contact with similar ions, due to which they feel repulsion, and they come into contact with opposite ions, due to which they feel attraction. तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक जा रहा है,
तो सीधा ही जा सकता, क्योंकि रास्ते में और भी नेगेटिव पॉजिटिव आयन है और नेगेटिव आयन भी है, तो कभी इसको रिपल्सन फील होगा, कभी इसको अट्रैक्शन फील होगा, और ये सीधा में जाकर थोड़ा जिगजैग पाथ में जाएगा और एनर्जी का क्या होगा, लॉस। और इसे क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस होता क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस होता है किसी भी सेल के द्वारा ऑफर किया गया रेजिस्टेंस क्या कहलाता है, इंटरनल रेजिस्टेंस। और वी कैन से टोटल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द electrolyte and electrode in electrochemical cell is called internal resistance। हम ये कह सकते हैं कि किसी भी सेल, किसी भी इलेक्ट्रिक सेल में जो रेजिस्टेंस इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रोलाइट की वजह से होता है उसे हम बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। लेट अस सपोज कि मान लीजिए ये कोई सर्किट है, तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है किसी सेल का, मान लीजिए एक सेल है जिसकी वोल्टेज V है, तो इसका रेजिस्टेंस हमने मान लिया स्मॉल r। क्या मान लिया, स्मॉल r। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिखूं, अगर हम बैटरी को थोड़ा सेपरेट कंसिडर करें और इसको दोबारा कंसिडर करें तो कैसा बनेगा, ये r, ये r, तो यहीं पर बैटरी है, ये बैटरी अगर यहाँ मान लें, हम अगर बैटरी को हम यहाँ मान लें और ये मान लें कि इसकी वजह से इसका रेजिस्टेंस मानना है, होता इसके अंदर ही है, वरना आप लोग पूछेंगे तो पैरेलल में लग रहे हैं। लेकिन मैंने आपको ये इसलिए बोला है कि इंटरनल रेजिस्टेंस को हम बाहर कंसिडर कर लेते हैं और इसका जो रेजिस्टेंस सेल को उसको मानते हैं कि बाहर है और बैटरी है, तो डायरेक्शन ऑफ करंट होगी क्या होगी, ये। तो ये रेजिस्टेंस पहले करंट इससे आएगा फिर इससे जाएगा। जो मैं बात बताना चाह रहा हूं कि सीरीज कनेक्शन में होता क्या है, मान लीजिए सीरीज कनेक्शन है, लेट R1 R2, तो इसमें होता क्या है कि पहले वही करंट, सेम करंट पहले यहाँ से पास होगा, फिर वही करंट यहाँ से पास होगा, तभी तो ये सीरीज में होते हैं। जबकि पैरेलल में दिखते तो ऐसे ही, लेकिन जब करंट आता है तो करंट यहाँ आने के बाद दो भागों में बच जाता है, यहाँ पर आया होता I1, यहाँ पर I2। तो ये सेल, तो अगर हम इसको देखें, ये बैटरी, इसका रेजिस्टेंस R, तो ध्यान दें कि पहले सारा का सारा करंट, पहले वो सारा का सारा करंट इस R रेजिस्टेंस से पार पाएगा, इसको क्रॉस करेगा, फिर वो सारा का सारा रेजिस्टेंस इस बड़े R पे जाएगा। तो ये दोनों सीरीज में है, और सीरीज में किसी सर्किट अगर रेजिस्टेंस सीरीज में हो तो कैसे जोड़ते हैं उनको, सीधा R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। और जब हम बात करते हैं कंप्लीट रेजिस्टेंस, अगर हम किसी सेल के अंदर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों की बात करते हैं, तो ये समझ जाना चाहिए कि हम उस टाइम पर बैटरी के ईएमएफ के बारे में बात कर रहे हैं। और V इज इक्वल टू क्या होता है, IR, ये हमें पता है। तो V क्या होता है, V होता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो ईएमएफ क्या होगा, वो होगा IR प्लस R। क्यों, अगर मैं V की जगह पर, देखिए इंटरनल रेजिस्टेंस काफी कम होता है, तो हम मोटे तौर पर उसको काउंट नहीं करते, मोटे तौर पर हम उसको काउंट नहीं करते। तो हम क्या करते हैं, V इज इक्वल टू IR सीधा लिख देते हैं, क्योंकि इन जो वोल्टेज डिफरेंस होता है वो ईएमएफ से थोड़ा सा कम होता है, और हम आगे डिस्कस करेंगे वो कम क्यों होता है, लेकिन वो इतना कम होता है कि हम उसको डिस्कस नहीं करते, तो सीधा V इज इक्वल टू IR लिखते हैं। लेकिन अगर हम किसी बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस को भी कंसीडर कर रहे हैं तो V की जगह क्या लिखना पड़ेगा, EMF, वो पोटेंशियल डिफरेंस लिखना पड़ेगा EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। I अपनी जगह पर है, और इस सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस है वो कितना होगा, R प्लस R। तो E इज इक्वल टू IR प्लस IR। अब ये क्या होता है, V इज इक्वल टू IR,
E is equal to IR plus V, और IR is equal to E minus V, R is equal to E minus V by I। एक तो है रिजल्ट ये, और एक है E minus V इज इक्वल टू IR, और V इज इक्वल टू, अगर यहाँ से G की वैल्यू निकालें तो क्या आएगी, V इज इक्वल टू E माइनस IR। ये रिजल्ट है, ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और हम इसको कई बार यूज करेंगे। देखिए, तो E माइनस V इज इक्वल टू E माइनस R इज इक्वल टू V। सपोज, तो शायद आपको ये समझ आ गया होगा। तो ध्यान दें, V इज इक्वल टू E माइनस IR। तो ध्यान दें, मैं शुरू में बोला था कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो किसी सेल के ईएमएफ से थोड़ा कम होता है। अगर आपको इसको प्रैक्टिकली देखना हो तो आप एक काम करना, अगर आपके पास सोलर इन्वर्टर हो जिसमें कि एलईडी डिस्प्ले लगा हुआ है, तो आप एक काम करना, घर के, या आपके पास सिंपल इन्वर्टर भी है जिसमें एलईडी डिस्प्ले लगा हुआ है, तो आप क्या करना, एक बार अपने घर के सभी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को बंद कर देना सिवाय इन्वर्टर को छोड़कर। फिर आप उसमें देखना, उसमें लिखा आएगा बैटरी वोल्टेज। तो आप देखेंगे जब हम उससे कोई भी करंट ड्रा नहीं कर रहे, हम बैटरी से का यूज नहीं कर रहे, सिर्फ बैटरी चार्ज हो रही है और हम उससे कोई भी करंट ड्रा नहीं कर रहे, तो हम देखेंगे कि बैटरी का वोल्टेज मान लीजिए 13 वोल्ट है, लेट सपोज 13 वोल्ट है। तो जैसे ही हम बैटरी को शुरू करते हैं, बैटरी से करंट लेना शुरू करते हैं, तो वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा 12.8 या 12.5। तो मैं यही बोल रहा था कि ईएमएफ मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस से थोड़ा ज्यादा होता है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो ईएमएफ से थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि थोड़ा सा जो करंट है वो खर्च हो जाता है इंटरनल रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए, इंटरनल रेजिस्टेंस को पार करने के लिए कुछ करंट कम हो जाता है, खर्च हो जाता है। इसीलिए किसी भी सेल का मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस उसके ईएमएफ से थोड़ा कम ही होगा। अगर मान लीजिए हमारे पास 1.5 वोल्ट का सेल है, तो जब हम तो सर्किट में यूज करेंगे तो ये कम से कम, मान लीजिए इसकी यही सही ईएमएफ है। हमने तो छोटे छोटे सेल देखे हैं, ड्राई सेल में लिखा होता है 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट या 3.7 वोल्ट, लिथियम आयन बैटरी देखी हमने। तो होता क्या है, ये होता है इसका ईएमएफ, लेकिन जैसे इसको हम यूज करना शुरू करेंगे तो इसकी वोल्टेज 1.5 नहीं रहेगी, चाहे इसकी वोल्टेज हो जाए 1.49, 1.49 हो जाए या 1.4 हो जाए, लेकिन 1.5 नहीं रहेगी। मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि ईएमएफ वोल्टेज से थोड़ा सा ज्यादा होता है, ईएमएफ मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो व्हाट इज ईएमएफ? अब ईएमएफ की एक और डेफिनेशन देखेंगे। हमने ईएमएफ की एक डेफिनेशन पहले पढ़ी थी, और वो क्या थी, ईएमएफ में भी डिफाइंड एज द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ करंट इन सर्किट। तो ईएमएफ क्या होता है, ईएमएफ वो फोर्स होती है जो किसी सर्किट के अंदर करंट को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। लेकिन यहां से हम ईएमएफ की एक नई डेफिनेशन दे सकते हैं, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द
terminals of a battery or cell when cell is in open circuit. Cell is in ओपन सर्किट। तो ये वही बात बोल रहा है कि ये क्या होता है, किसी सेल का मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है कब, जब हम उसके अंदर से कोई भी करंट ड्रा नहीं कर रहे, यानी कि जो सेल है वो किसी भी सर्किट में नहीं है, वो ओपन सर्किट में है, उससे करंट ड्रा नहीं हो रहा, क्योंकि जैसे ही करंट ड्रा होगा उसकी वैल्यू थोड़ी नीचे आ जाएगी इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से। तो ये हमारा टॉपिक था इंटरनल रेजिस्टेंस। अब मैं आपको बताता हूँ ग्रुपिंग ऑफ सेल। तो आज हम डिस्कस करेंगे सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल। तो इसमें भी वही होता है, सीरीज ग्रुपिंग, पैरेलल ग्रुपिंग और मिक्स ग्रुपिंग। तो इसमें हम दो को ही डिस्कस करेंगे, सीरीज ग्रुपिंग और पैरेलल ग्रुपिंग। तो पहले हम सीरीज ग्रुपिंग को देखते हैं। मान लीजिए ये कोई सेल है, ये दूसरा सेल है, इसका ईएमएफ E1 है, इसका ईएमएफ E2 है, इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है, और ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, डायरेक्शन ऑफ करंट है ये I। तो ध्यान दें, इसका रेजिस्टेंस अलग है, इसका रेजिस्टेंस अलग है, और करंट दोनों से यही पास हो रहा है, तो इसमें वोल्टेज डिफरेंस अलग होगा, इसमें वोल्टेज डिफरेंस अलग होगा। तो इसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू सेल 1 E1 is equal to V is equal to E1 minus IR1। इक्वेशन नंबर 1 ये हमने थोड़ी देर पहले ही इंटरनल रेजिस्टेंस डिस्कस किया था, उसमें निकाला था। और पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू सेल 2 V2 is equal to V2 minus IR2। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो इसका ये इसकी जो वोल्टेज होगी वो मान लेते हैं, इसकी वोल्टेज होगी तो मान लेते हैं, तो पहले निकाला था। अगर हमारे पास ये में रेजिस्टेंस दे रखा हो तो V इज इक्वल टू E माइनस IR। ये जो फॉर्मूला हमने पहले कैलकुलेट किया था, कब कैलकुलेट किया था, ये हमने कैलकुलेट किया था इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए। तो अब इसका वोल्टेज V1, इसका वोल्टेज V2, दोनों में करंट सेम है, तो टोटल वोल्टेज क्या होगा दोनों का सम। तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, V1 प्लस V2, और V इज इक्वल टू E1 माइनस IR1 प्लस E2 माइनस IR2, और V इज इक्वल टू E1 प्लस E2 माइनस, देखिए ये है, इसको अलग अलग लिखेंगे तो E1 प्लस E2, और ये माइनस IR1 IR2। तो अगर माइनस I को कॉमन निकाल लें तो R1 प्लस R2, और V इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट, और E इक्विवेलेंट होगा इसके बराबर और R इक्विवेलेंट होगा इसके बराबर। बस ये हमारा रिजल्ट है। तो अगर हम सीरीज में कंबाइन करेंगे तो उनका ईएमएफ डायरेक्ट ऐड होगा। मान लीजिए ये 1.5 वोल्ट का है, ये भी 1.5 वोल्ट का है, तो टोटल वोल्टेज जो होगी वो होगी 3 वोल्ट। जैसे हमने देखा भी है, जो हमारा रिमोट वगैरह होता है या घड़ी होती है, उसमें हम सेल डालते हैं पेंसिल साइज रिमोट में, तो एक सेल 1.5 वोल्ट का होता है, और उसमें हम 2 सेल डालते हैं सीरीज में एक के बाद एक, तो उसमें क्या होता है दोनों की वोल्टेज मिलकर क्या होती है 3 वोल्ट। तो अगर सीरीज में कॉम्बिनेशन है तो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन होगा E1 प्लस E2। तो ये तो था सीरीज कॉम्बिनेशन।
अब हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो आपको ये समझ आ गया होगा, बहुत ही सिंपल है। ये है E1, इस तरह से R1, ये है E2, इस तरह से R2, इसकी वजह से होगा V1, E1 माइनस IR1, इसकी वजह से होगा V2, E2 माइनस IR2। वो टोटल पोटेंशियल क्या होगा, V1 प्लस V2, V1 के लिए यहाँ से, V2 की वैल्यू वहाँ से, और दोनों को अलग अलग लिखा, E1 प्लस E2 माइनस कॉमन I कॉमन R1 प्लस R2। तो ये होगा इक्विवेलेंट, ये हो गया I इक्विवेलेंट। बहुत सिंपल था। तो अब हम देखेंगे पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल। अब हम देखेंगे पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल। ये तो थी सीरीज ग्रुपिंग। अब हम पढ़ेंगे पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल। तो मान लीजिए कि ये दो सेल हैं, E1 R1, E2 R2, I I यहाँ से आएगा। अब देखिए, क्योंकि दोनों ही टर्मिनल जुड़े हुए हैं तो अब की बार वोल्टेज तो बराबर होनी है। अब की बार क्या अलग अलग होगा, यहाँ से आएगा I1 I2, और I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। भाई जो दोनों सेल्स की वजह से टोटल करंट होगा वो क्या होगा, I1 प्लस I2। क्योंकि दोनों अगर हम इसे कहीं जोड़ते हैं तो दोनों टर्मिनल्स के एक ही बैटरी, एक ही जुड़ रहे हैं, तो वोल्टेज दोनों में क्या होगी, वोल्टेज सर्किट में बराबर होगी। लेकिन इसकी वजह से जो करंट है वो होगा E1, I1 की वजह से क्या होगा I2। टोटल करंट क्या होगा I1 प्लस I2। अब ध्यान दें, ये इक्वेशन 1 है, और इक्वेशन 2 क्या है, V इज इक्वल टू E माइनस IR। ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो IR इज इक्वल टू E माइनस V, और I इज इक्वल टू E माइनस V बाई R। ये इक्वेशन नंबर 3 है। हम इसको यहाँ लेकर गए, इसको यहाँ लेकर गए, और फिर R को डिवाइड कर दिया। अब I1 क्या होगा, I1 होगा E1 माइनस V बाई R1, और I2 क्या होगा E2 माइनस V बाई R2। हमने इसका इक्वेशन का यूज किया है, तो I1 क्या होगा E1 माइनस V बाई R1, और I2 क्या होगा E2 माइनस V बाई R2। अब दोनों की वैल्यू को अगर इक्वेशन नंबर 1 में रखे तो I इज इक्वल टू E1 माइनस V बाई R1 प्लस E2 माइनस V बाई R2। तो अब हम क्या करेंगे, इनको अलग अलग करके ऐड करते हैं। I इज इक्वल टू E1 बाई R1 माइनस V बाई R1 प्लस E2 बाई R2 माइनस V बाई R2। इसको इसके नीचे, इसके नीचे, इसको इसके नीचे, इसके नीचे। अब इन दोनों को अलग करते हैं, इन दोनों को अलग। तो I इज इक्वल टू E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2। और ये दो देखिए, इनमें अगर माइनस V को कॉमन निकालने, क्योंकि इसमें V बाई R1 है, यहाँ V बाई R, तो अगर माइनस V को कॉमन निकाल ले तो यहाँ बचेगा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक तो समझ आ गया होगा। तो अगर हम इसको R1 R2 इनका एलसीएम ले लिया तो E1 R2 प्लस E2 R1 माइनस V R1 R2, ये एलसीएम ले लिया तो
R1 प्लस R2, ये इक्वेशन नंबर 4 है। तो हमें जो इक्वेशन चाहिए वो चाहिए इस फॉर्म में, V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। लेकिन हमारे पास क्या है, I, तो इसको रीअरेंज करते हैं, I को इधर लेकर आते हैं और इसको इधर लेकर आते हैं। तो इसको यहां से शुरू करते हैं, रब कर देते हैं इसको। तो आप देखिए V इंटू R1 प्लस R2 बाई R1 R2, इसको आप यहाँ लाइए, इसको उधर लेकर जाइए, इक्वल टू C1 R2 प्लस C2 R1 बाई R1 R2 और माइनस आई। हम इसको यहाँ लेकर आए हैं और I को वहां लेकर गए हैं, लेकिन हमें यहाँ सिर्फ V चाहिए, ये नहीं चाहिए। डिवाइड बोथ साइड बाई, डिवाइड बोथ साइड बाई R1 प्लस R2 बाई R1 R2। ये दोनों तरफ यहाँ भी और यहाँ भी V1 R1 प्लस R2 बाई R1 बाई R2 से डिवाइड करते हैं। तो ये तो हो जाएगा V R1 प्लस R2 बाई R1 R2, इसको डिवाइड कीजिए, R1 प्लस R2 बाई R1 R2 इक्वल टू, अब है ये P2 R1 प्लस P1 R2 बाई R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 बाई R1 R2 माइनस I को भी डिवाइड करना है, किससे, I डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 R1 R2। तो देखिए हमने इसको भी R1 प्लस R2 बाई R1 R2 से डिवाइड कर दिया, इसको भी डिवाइड कर दिया और I को भी डिवाइड कर दिया। तो अब नेक्स्ट स्टेप जो हम यहाँ लिख रहे हैं, देखिए ये कैंसल आउट हो जाएगा। तो अब क्या होगा, V इज इक्वल टू P2 R1 प्लस P1 R2 बाई R1 R2 मल्टीप्लाइड बाई R1 R2 बाई R1 प्लस R2, क्योंकि ये जो है, ये जो नीचे है, ये रेसिप्रोकल होकर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, और ये क्या है, माइनस आई, और आई की बटे है R1 प्लस R2, तो ये हो जाएगा रिवर्स, R1 R2 बाई R1 प्लस R2। V इज इक्वल टू P2 R1 प्लस P1 R2 बाई R1 प्लस R2 माइनस I R1 R2 बाई R1 प्लस R2, और V इज इक्वल टू P इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट, और R इसके बराबर होगा और E इक्विवेलेंट इसके बराबर होगा। तो ये था हमारा पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। तो आप देखिए बहुत ही सिंपल है, अगर आप इसको समझ में नहीं आया तो आप दोबारा से पूछ सकते हैं। इसे बहुत ही सिंपल है, हमें क्या करना है, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, I इज इक्वल टू प्लस I2। अब I1 ये होगा, I2 ये होगा, दोनों को अलग करके लिखा,
ऐड किया, लेकिन ये आया आई इज इक्वल टू ई इक्वलेंट माइनस वी आर इक्वलेंट। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इस फॉर्म में वी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। तो हम क्या करेंगे, वी को इस साइड लेकर आएंगे और आई को उस साइड। तो हम इसको तो लेकर आ गए यहाँ पर और आई को ले गए वहां पर। उसके बाद हमने क्या किया, इसके दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, आर वन प्लस आर टू, आर वन बाई आर टू से डिवाइड कर दिया। तो ये कैंसल आउट हो गया, यहाँ से आर वन आर टू कैंसल आउट हो गया और यहाँ से रेसिप्रोकल हो गया। ये देखो आप, बिल्कुल बिल्कुल ही सिंपल है। तो आज के लिए हमारा काफी है। हमारी दूसरी यूनिट ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है। थैंक यू।